नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 15 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो इस टेस्ट में पास होकर दिखाई और आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस पर आपको रेगुलर डेली बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और अगर आप प्लस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो रेलवे कैटेगरी के अंदर मैं आपको पढ़ाता हूं, तो वहां पर जाके तारिक सर्वर 5 ये मेरा रेफरल कोड है, यहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको यूज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक है उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित रचना है, ये हमसे पूछा गया है। चंद्रवरदाई, जगनिक, जायसी या मंझन। तो जल्दी से बता दीजिए कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित रचना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें परमाल रासो की कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित रचना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जगनिक। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगनिक जो है वो परमाल रासो के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कौन कवि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाभादास। नाभादास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। मधुप, मधुकर, बिरमर या भौरा। हमको बताना है तद्भव शब्द, यानी कि हिंदी वाला शब्द। तद्भव का मतलब होता है हिंदी वर्ड और तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वर्ड। तो हिंदी वर्ड हमको बताना है। तो भौरा जो है वो आपका एक तद्भव शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस की जो भाषा शैली है वो कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा शैली क्या है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या खड़ी बोली। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवधी। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस की भाषा शैली कैसी है? अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आचरण की शब्दता प्रसिद्ध निबंध है किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या प्रेमचंद्र का। तो जल्दी से बता दीजिए कि आचरण की शब्दता प्रसिद्ध निबंध किसका है। तो आचरण की शब्दता प्रसिद्ध निबंध जो है ये सरदार पूर्ण सिंह का है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसे पहेलियां लिखने के लिए जाना जाता है? सूरदास, जगनेक, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। तो जल्दी से बता दीजिए कि पहेलियां लिखने के लिए किसे जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पहेलियां लिखने के लिए जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन से आपका प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन से आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन से आपका मलिक मोहम्मद जायसी और लास्ट ऑप्शन से आपका चंद्रवरदाई। तो जल्दी से बता दीजिए कि अंधेरी नगरी के लेखक कौन है। तो अगर हम बात करें अंधेरी नगरी के लेखक की, तो अंधेरी नगरी के जो लेखक हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के निशा निमंत्रण किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, हरिवंश राय बच्चन की या महादेवी वर्मा की। तो जल्दी से बता दीजिए कि जो निशा निमंत्रण है वो किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर हम बात करें निशा निमंत्रण की, तो निशा निमंत्रण जो है ये हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जिनने मधुशाला और मधुबाला प्रमुख कृतियां लिखी हैं, उन्हीं की है निशा निमंत्रण प्रसिद्ध रचना। समझ गए? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है, ये हमसे पूछा गया है। गिल्लू, सांद गीत, नीरजा या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिए कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचनाएं हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें गिल्लू, सांद गीत और नीरजा, ये सारी रचना महादेवी वर्मा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से। वर्तमान में हिंदी का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर को क्या हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का सर्वाधिक प्रचलित रूप तो वो है आपकी खड़ी बोली, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन से बिहार और उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल तो अगर हम बात करें भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा कि सौर श्रेणी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किसका विकास हुआ। भोजपुरी भाषा का, ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का या इनमें से कोई नहीं। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किसका विकास हुआ, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका खड़ी बोली, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्टली बच्चों को इस क्वेश्चंस का आंसर बता देना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर या 14 जनवरी। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14 सितंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष हम किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। 18, 16, 22 या 23। तो जल्दी से बता दीजिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको किस वर्ष हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। राजभाषा ये ध्यान दीजिएगा, 1956, 1947, 1949 या 1950। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी भाषा को राजभाषा कब बनाया गया, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ष 1949, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है वो है आपकी उर्दू, और उर्दू को कब स्वीकार किया गया, तो ये किया गया 1989 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। व्यंजन, पद, वाक्य, वर्ण। तो दोस्तों अगर हम बात करें भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, तो भाषा की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या मानी जाती है, ये हमसे पूछा गया है। पद, वाक्य, अक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें भाषा की न्यूनतम इकाई के बारे में कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या मानी जाती है, तो अक्षर जो है वो भाषा की न्यूनतम इकाई मानी जाती है। क्या दोस्तों, अक्षर। अक्षर क्या माना जाता है, भाषा की न्यूनतम इकाई मानी जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि या, रा, ला, बा किस तरह के व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें या, रा, लावा की कि या, रा, लावा किस तरह के व्यंजन है, तो या, रा, लावा जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या, रा, लावा को हम किस तरह के व्यंजन के रूप में जानते हैं, अंतःस्थ व्यंजन के रूप में जानते हैं। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। सा, हा, तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें सा और उपरोक्त सभी। तो देखो सा सलजम वाला हो गया, सा षटकोण वाला हो गया और सा सपेरे वाला हो गया, और लास्ट हो जाता है आपका हा। तो ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं, समझ गए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है।
तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। प्रधानमंत्री में प्रयुक्त समास कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या दिग्गु समास। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।